हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम शुरू करेंगे इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, मध्यकालीन भारत का इतिहास, मिडविल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मिडविल हिस्ट्री ऑफ इंडिया को शुरू करने से पहले हम समझ लेते हैं उसकी रूपरेखा। भारत का जो मध्यकालीन इतिहास है उसका हम शुरुआत इस्लाम के उदय के साथ करेंगे। इस्लाम का उदय अरब देशों में हुआ था। तो दोस्तों, इस्लाम के जो पैगंबर हैं उनका नाम है हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का नामक शहर में हुआ था जो अरब देश में है। उनकी पत्नी का नाम था खादीजा, विधवा थी और हजरत मोहम्मद साहब उनके यहाँ काम करते थे। 613 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि हमें अल्लाह को मानना चाहिए, हमें मूर्ति पूजा का विरोध करना चाहिए और ईश्वर एक है, वो है अल्लाह। हजरत मोहम्मद साहब के समय अरब एक व्यापारिक केंद्र था। वहाँ पे यहूदी और ईसाई लोगों का आबादी ज़्यादा थी। वो लोग मूर्ति पूजा का समर्थन करते थे। पर जब 613 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब ने मूर्ति पूजा का विरोध किया तो ईसाई और अन्य लोगों ने उसका विरोध किया, जिसके कारण दोस्तों जो हजरत मोहम्मद साहब थे वो कुरैश कबीले से बिलोंग करते थे। और जब इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया तो क्या था कि कुरैश कबीले के जो लोग थे वो मूर्ति पूजा का समर्थन करते थे। तो इनके जो भाई लोग थे, चचेरे भाई हजरत मोहम्मद साहब के और हजरत मोहम्मद साहब के बीच में युद्ध हुआ। उसका नाम था बद्र की लड़ाई। बद्र की लड़ाई में क्या हुआ कि जो हजरत मोहम्मद साहब के सेना में 300 लोग थे और जो कुरैश कबीले का जो इनके चचेरे भाई नेतृत्व कर रहे थे, उनके बीच में बद्र की लड़ाई हुई, जिसमें हजरत मोहम्मद साहब की जीत हुई। जो हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी बाद में बनेंगे वो कहलाएंगे खलीफा। और बद्र की लड़ाई में खलीफाओं ने हजरत मोहम्मद साहब का समर्थन किया था। इसके बाद हम समझेंगे दोस्तों कि क्या, और ये एक राज्य है वहाँ पे हिजाज। अरब देश में एक राज्य है हिजाज। हिजाज में 2 शहर पड़ते हैं, एक होगा मक्का और दूसरा मदीना। तो क्या हुआ कि मदीना में हजरत मोहम्मद साहब का विरोध होने लगा। तो इसके कारण हजरत मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना के लिए पलायन कर गए। ये किया था 622 ईस्वी में, ठीक है। और 622 ईस्वी को जब इन्होंने मक्का से मदीना के लिए प्रस्थान किया तो उस समय को इस्लामिक कैलेंडर में हिजरी संवत कहते हैं। हिजरी संवत कहते हैं। और इसके बाद उन्होंने मदीना में मुस्लिम धर्म का प्रचार किया और उसके बाद वो मक्का वापस आ गए। मक्का वापस आए तो लोगों को, जो अरब देश के लोग थे उनको लगा कि अब बहुत भयंकर लड़ाई होगी। पर जो उनके विरोधी थे वो धीरे धीरे मुस्लिम धर्म की शिक्षाओं को मानने लगे। इसके साथ पूरे दोस्तों 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब का निधन हो गया। तब तक अरब जो देश था वो पूरे एक सूत्र में बंध गया। उसने इस्लाम की शिक्षा को अपना लिया। तो क्या हुआ कि हजरत मोहम्मद साहब के जो मृत्यु हुई तो उनके जो उत्तराधिकारी थे तो कौन बनेगा, तो हजरत मोहम्मद साहब की जो दूसरी पत्नी थी, उनके जो पिता थे
वो अगले उत्तराधिकारी बने मुस्लिम धर्म के या इस्लाम के अगले उत्तराधिकारी बने। जो अब समझ लीजिए कि इस्लाम पूरे अरब देशों में फैल गया, तो इतने बड़े राज्य का जो उत्तराधिकारी होगा, जो इस्लाम का उत्तराधिकारी होगा, वो ही पूरे इतने बड़े साम्राज्य का शासक होगा। तो जो शासक बनेगा तो या उत्तराधिकारी होगा जो इस्लाम धर्म का, उसको हम खलीफा कहेंगे। खलीफा, खलीफा। और खलीफा के शासन को हम खिलाफत, खिलाफत कहते हैं, खिलाफत कहेंगे, ठीक है। और दोस्तों अब आगे हम समझते हैं 632 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। तो जो उनका मकबरा है वो अल हरम मस्जिद के अंदर है, ठीक है। इस मस्जिद के अंदर एक स्थान है जहाँ मकबरा है, उसको कहते हैं काबा। काबा जो मुस्लिम धर्म में एक मान्यता है कि हर एक मुस्लिम को एक बार हज करना चाहिए। हज का मतलब कि काबा के चारों ओर परिक्रमा करनी चाहिए, ठीक है। ये अल हरम मस्जिद जो है विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद है, और ये काबा है जो है वो हज़रत मोहम्मद साहब का मकबरा है। और जो हज यात्रा के दौरान मुसलमान काबा की ओर चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। इसके बाद हम समझते हैं कि हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो उनके उत्तराधिकारी हुए वो कौन थे। जो उत्तराधिकारी होंगे वो कहलाएंगे खलीफा, ठीक है। और खलीफा, और जो खलीफा का जो शासन होगा उसको कहेंगे खिलाफत, ठीक है। तो जो पहले नंबर में खलीफा बनेंगे वो होंगे अल बकर। अल बकर जो मोहम्मद साहब की दूसरी पत्नी थी आयशा, आयशा के पिता यह हज़रत मोहम्मद साहब के ससुर अल बकर पहले खलीफा बने, ठीक है। और इसके बाद हम कुछ खलीफाओं के बारे में, इम्पॉर्टेंट खलीफाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो और एक रहेंगे अली। अली, अली, अली कौन है? ये हज़रत मोहम्मद साहब के चचेरे भाई हैं, और हज़रत मोहम्मद साहब की एक पुत्री थी फातिमा। फातिमा के फातिमा के पति थे, ठीक है। और इन्होंने, इन्हीं के समय में मुस्लिम धर्म दो भागों में बट गया। एक मुस्लिम भाग जो संप्रदाय बन गया उसको कहेंगे सुन्नी, सुन्नी, और एक को कहेंगे शिया। सुन्नी वो लोग होंगे जो हज़रत मोहम्मद साहब के सिद्धांतों को अनुसरण करेंगे, वो सुन्नी कहलाएंगे। और जो अली के शिक्षाओं को अपनाएंगे वो शिया कहलाएंगे। शिया धर्म के सबसे पहले इमाम या धर्मगुरु अली, हजरत अली थे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद और भी खलीफा बनेंगे, और हम लोगों के लिए इतने इम्पोर्टेंट है। अगला हम जो समझेंगे उस्मान। उस्मान खलीफा। उस्मान प्रथम ने एक नए खलीफा साम्राज्य की स्थापना की। वो उस्मान के इनाम पे उस्मान साम्राज्य या ऑटोमन साम्राज्य कहलाया। ऑटोमन साम्राज्य के जो पहले खलीफा या शासक होंगे वो उस्मान प्रथम होंगे, और उसके बाद 1512 से 1566 के बीच में एक अगले खलीफा आएंगे सुलेमान। सुलेमान द मैग्निफिसेंट, इनको नाम दिया गया था। इन्होंने जो ऑटोमन साम्राज्य था इसको अरब देश से लेकर दक्षिण अफ्रीका और यूरोप तक ले गए, ठीक है। इसके बाद इन्होंने वियना पे
जो वियना है, वियना जर्मनी का एक शहर है, उसमें आक्रमण कर दिया, पर असफल रहे और उन्होंने मिस्र, मेसोपोटामिया और इराक, ईरान, सीरिया तक अपने साम्राज्य को विस्तार कर दिया। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो रहेगा हम लोगों के लिए वो रहेगा महमद सेकेंड। महमद सेकेंड ने क्या किया कि जो ऑटोमन साम्राज्य का शासक था या खलीफा था ऑटोमन या मुस्लिम धर्म का, उसने बेजेंटाइन साम्राज्य, ये बेजेंटाइन साम्राज्य क्या था, ये था रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य दो भागों में बटा था, एक जो था इटली वाला और एक था जो ये हंगरी, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के क्षेत्र में शासन कर रहा था। तो ये बेजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी थी कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया या इसे कह देंगे इस्तांबुल। इस्तांबुल, ठीक है, इस्तांबुल। इस्तांबुल राजधानी थी, पर क्या किया कि अहमद सेकेंड ने बेजेंटाइन साम्राज्य की जो राजधानी थी कुस्तुनतुनिया, उसको जीत लिया, ठीक है। इसके बाद कुस्तुनतुनिया में अधिकार हो गया, इसके साथ बेजेंटाइन साम्राज्य का पतन होने लगा। अब हम समझ लेते हैं कि ये कुस्तुनतुनिया कहाँ है और बेजेंटाइन साम्राज्य क्या है, ठीक है। दोस्तों ये मान लीजिए कि ये अरब देश है, ठीक है, ये अरब देश हो गया, इसके बगल में हो गया अफ्रीका, और ये मान लीजिए ऐसे करके हम चलेंगे कि इसके बाद यहाँ कहीं भारत होगा, ठीक है। तो क्या था कि तो दोस्तों हम समझ लेते हैं कि ये अरब है, ठीक है, अरब। और अरबों का शासन अफ्रीका के जो उत्तरी क्षेत्र था पूरे अरब देश में और तुर्की तक, तुर्की जो वर्तमान तुर्की है उसमें तक। तो तुर्की और यूरोप के को जोड़ने वाला एक शहर था कुस्तुनतुनिया। तुर्की को यूरोप और एशिया का द्वार कहते हैं, ठीक है। तो कुस्तुनतुनिया पे ऑटोमन्स का अधिकार हो गया। तो क्या हुआ कि जो यूरोपीय लोग मध्य एशिया से व्यापार करते थे तो उनका आवागमन रुक गया, जिसके कारण क्या हुआ कि 1498 में पुर्तगाली नाविक जो था वास्को डी गामा, वो उसने भारत की खोज की, समुद्री भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। वो आया अफ्रीका के नीचे से, जिसको हम कहेंगे इसने एक मार्ग की खोज की, समुद्री मार्ग की खोज की, उसको कहते हैं केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप कहते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि यूरोप और एशिया के, मध्य एशिया के साथ जो व्यापार होता था यूरोपियों का, वो कुस्तुनतुनिया में तुर्कों का अधिकार हो गया, जिसके कारण उन्होंने बंद कर दिया, व्यापार जो होता था उसको बंद कर दिया। तो यूरोपीय देशों को लगा जो कि हमको एक समुद्री मार्ग की खोज करनी चाहिए। तो पुर्तगाली जो नाविक थे वास्को डी गामा, उन्होंने समुद्री मार्ग की खोज की भारत आने के लिए, उसको नाम दिया गया केप ऑफ गुड होप। और इसके बाद हम समझेंगे दोस्तों
जो अंतिम ऑटोमन साम्राज्य का शासक होगा या खलीफा होगा, जो अंतिम खलीफा होगा मुस्लिम धर्म का, वो होगा महमद सिक्स। तो दोस्तों जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, तो जो ऑटोमन साम्राज्य था वो ब्रिटेन और जो मित्र देश थे उनके विरुद्ध युद्ध कर रहा था। तो इसके कारण तुर्की की हार हुई या ऑटोमन साम्राज्य की हार हुई, और इसके साथ ऑटोमन साम्राज्य का पतन हो गया। तो क्या हुआ कि जब तुर्की की हार हुई तो तुर्की के जो लोग थे उन्होंने विद्रोह कर दिया, ठीक है। उसका जो विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा। मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो नेतृत्व कर रहे थे, तो उनको लगा कि जो शासक है, वो सम्राट है या बादशाह है, वो अपने देश को या ऑटोमन साम्राज्य को बचा नहीं पाया, जिसके कारण हम लोगों को जो खलीफा या शासक है उसको हटा देना चाहिए और एक लोकतंत्र की स्थापना करनी चाहिए। तो 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा तुर्की के राष्ट्रपति बने और उन्होंने जो खलीफा या जो मुस्लिम शासक होता था उसको समाप्त कर दिया, ठीक है। और इसके साथ खलीफा शब्द को समाप्त कर दिया गया। 1920 में क्या हुआ कि भारत में एक खिलाफत आंदोलन चला। खिलाफत आंदोलन, दोस्तों खिलाफत आंदोलन को समझ लेते हैं कि खिलाफत का मतलब होता है जो खलीफा का जो शासन होता है। तो खलीफा के शासन का क्या था कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसमें ऑटोमन साम्राज्य की हार हुई, तो ब्रिटेन ने ऑटोमन साम्राज्य के ऊपर संधियां की, अपमानजनक संधियां की, जिसके खिलाफ महात्मा गांधी ने जो मुस्लिम लोग थे भारत में उनके नेतृत्व करते हुए एक आंदोलन खड़ा कर दिया जिसका नाम था खलीफत आंदोलन, और वो ब्रिटेन के शासकों के विरुद्ध था, ठीक है। इसके साथ साथ अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के सिंध पर अरबों का आक्रमण, वो अगले वीडियो में होगा। तब तक के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।